अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने सानिया दरिया इस्लामाबाद के जिम्मेदारान को कैफियत किरदार तक पहुँचाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिन पर वाक़े की जिम्मेदारी थी इन्हें मुअत्तल और बरतरफ कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में एम्बुलेंस के जरिए हेलीकॉप्टर मौजूद है। हादसे की जगह पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। मरीब सयाहों की जाबक होने वाले पर वजीर पंजाब से इस्तीफा मांगा जाए। तजावुजात के खिलाफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं, ये उन्होंने गुफ्तगू की। और इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि सानिया सवाद की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है। पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। PTI के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में 270 अरब की करप्शन थी। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं है। पंजाब में कतई तौर पर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। पंजाब में अद्वियात की कोई कमी नहीं है। इसको ज़ेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे, हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान सामने आ रहा है और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर जबकि पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात से हो जाएगा। इस हवाले से ओगरा आज समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी, जिसके बाद वजीर खजाना वजीर आजम पाकिस्तान की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे, इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे कि ओगरा ने सारिफीन के लिए गैस महंगी कर दी है। गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू सारिफीन के लिए गैस के नर्ख 200 से 4200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर होंगे और प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए नर्ख 200 से 350 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए नर्ख 500 से 4200 रुपए फी MMBTU होंगे। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना 600 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद किए जाएंगे। इसको ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया गया है। जिन्ना इंस्टीट्यूट का नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और स्कोलर डिजीज जो है वो रख दिया गया है। जिन्ना अस्पताल के सामने 4 बरस कबल बुजदार दौर में यह जिन्ना ट्रामा सेंटर की तामीर का आगाज हुआ था और निगरान हुकूमत में ट्रामा सेंटर मंसूबे को अमराज कल्ब की जदीद इलाजगाह में बदल दिया गया। निगरान हुकूमत ने मंसूबे का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा था। अब जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया गया है। इसको भी तफसीलन ज़ेर बहस लाएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको जो है वो 15 इजलासों के लिए मुअत्तली का सामना करना पड़ रहा है और करोड़ों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। वो क्या वजूहात हैं उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब ने। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सारा अली सैयद एडवोकेट साहबान सारा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले तो सानिया सवाद के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इस चीज पे वाज़े तौर पर कह रही है कि वहां पे वो जगह ऐसी नहीं थी कि हेलीकॉप्टर जा सकता, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इसमें जिम्मेदारान थे उनको मुअत्तल कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। और पंजाब हुकूमत जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है खैबर पख्तूनख्वा को, क्या कहेंगे? आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया कि मैं किसी से उसी शहर से तल्लक है जहाँ पे लोग जो है वो वहाँ पे उस जो समाज का असर है उसमें आए और डस्का से उन सब का तल्लक है। और एक ही बाबा जी हैं, उनकी ये 3 बेटियां थी और 3 बेटियों के अलग-अलग बच्चे थे और ये सब के सब जो ये शहीद हो गए। नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि आज हमें उनके उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखने की जरूरत है। जिन एक शख्स था, उसकी 4 बेटियां थी
और एक जो बीबी के 2 बेटे और 2 बेटियां थी, इसी तरीके से तीसरे की भी फैमिली थी और एक की बहू भी थी। ये इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट ऑफ केपीके ने उन लोगों की मुनासिब वक्त में कोई उनकी रहनुमाई नहीं की, उनको सेव करने की कोई कोशिश नहीं की। 1122 की गाड़ी 15 मिनट के बाद पहुंची और उनके पास कोई एक भी किस्म के कोई इक्विपमेंट नहीं थे, जो कि वहाँ दरिया में उनके पास किश्ती नहीं थी या उनके पास रस्से होते हैं या दूसरी जो चीजें एक डूबते हुए शख्स का सहारा बन सकते हैं, कुछ नहीं थी, कोई इस तरह की कुछ चीजें नहीं थी। ये मैं ये समझता हूँ कि नाअहली है उस गवर्नमेंट की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जो एक शख्स जिसका नाम अलीमीन गंडापुर है, वो जाली तौर पे मौला जट बना हुआ है और उसको मीडिया के लोगों ने पूछा कि ये आपने वहाँ आपको जाना चाहिए था, आपने करना चाहिए था, आपकी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी। तो उसने कहा कि मैंने क्या वहां पर जाके तंबू लगाने थे। ये उसका ये जवाब था उस शख्स का जो कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, और तीसरी वो शख्स जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो है वो इलेक्ट हुआ है। और ये उनका कहना था कि इसी को और जी को और बाद में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को उन्होंने उनको सस्पेंड किया है। बात यह है कि क्या उनके सस्पेंड करने से उन लोगों के जो आंसू हैं वो पूछे जा सकते हैं, या क्या आइंदा अगर उनको सस्पेंड किया है तो क्या वहां पे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं 1122 को, या वहां पे जो इमरजेंसी थी या मुतलका जो वहां थाना था या मुतलका जो दीगर अदारे थे जिनको वहां फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया। मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी नाअहली है और ये उनका कहना कि हम उनको कटारे में खड़ा करेंगे, कुछ भी नहीं होना। आज वो सस्पेंड हुए हैं, 2-4 माह के बाद वो फिर किसी दूसरे स्टेशन पे। साहब एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर केपी गवर्नमेंट जो है वो सीरियसनेस नहीं थी केपी गवर्नमेंट की, तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो इसमें कोई इक़दाम कर सकते थे, विफाक गवर्नमेंट इसमें कोई इक़दाम कर सकती थी। आज हम उन के जाने पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर हम शायद उनके बचाने पर विफाक गवर्नमेंट को सराहते हुए नजर आते, और फिर हम इस बात को डंके की चोट पे कहते हुए नजर आते कि विफाक गवर्नमेंट ने एक सूबे की जो तरजीहात होनी चाहिए, एक सूबे के जो अमली इक़दाम होने चाहिए, वो विफाक गवर्नमेंट ने जाके उसको पूरा किया और वहां पे बचाया। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बड़ी साहब, ये बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन किया है ये ठीक है, आपको राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कर सकते हैं, मैं रोक तो नहीं सकता। लेकिन मैं अर्ज करूं कि जब से 18वीं तरमीम आई है उसके बाद ये इस तरीके के जो इख्तियारात हैं वो सारे के सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इंटरेस्टमेंट उनकी कर दी गई, उनको तफवीज कर दिए गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, मिसाल के तौर पे वहां पे अगर डिप्टी कमिश्नर साहब थे, ये वहां पे अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, तो स्वात में रेंजर्स और आर्मी के इदारे मौजूद है। उनको चाहिए था कि ये फौरी तौर पे उनको ऑफिशियली इनवाइट करते, ऑफिशियली रिक्वेस्ट करते कि आप इन लोगों को बचाएं। लेकिन लोगों ने इस मामले को सीरियस ही नहीं लिया। वो ये कहते हैं कि लोग आते हैं दरिया में सैर करते हैं, नहाते हैं, एक रेला आ गया वो डूब गया तो हम क्या कर सकते हैं। लोगों को नहीं था पता कि ये क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जी सेल्फियां बनाने के लिए वहां पे गए हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये वहां पे अगर इदारों को बुलवा लेते, फोर्सेस को बुलवा देते, लेवी को बुलवा लेते या आर्मी को या रेंजर्स को, तो मेरा ख्याल था कि लोगों की जानें बचाई जा सकती है। अब मैं आपको एक अर्ज करूं, बाजवा साहब, एनडीएमए का भी एक इदारा है। एक मिनट मुझे मौका दे। फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं था वहां पे। गवर्नर साहब का ओहदा जो है वो एक आईनी ओहदा है, उनके पास कोई इस तरीके के कोई इख्तियार नहीं है। नंबर 2। नंबर 3 पे मैं गुजारिश करूंगा, अब क्या करना चाहिए। किसी के मरहम के ऊपर पट्टी अगर आप रखना चाहते हैं तो ये एक आप केपीके के प्राइम चीफ मिनिस्टर है और सूबा जो पंजाब है उसके वो लोग थे, और आपके सूबे में वो गए हुए थे बतौर विजिटर, वहां पे वो विजिट करने गए हुए थे, वहां पे वो उन्होंने इन्वेस्ट किया जिस तरीके से आप लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट लेवल पे अगर इन लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं, अगर ये उनको कंपनसेट कर दें, उन लोगों की माली इमदाद कर दें, जो गवर्नमेंट का एक तयशुदा असूल है कि जो एक जो रकम है वारसान के लिए जो होनी चाहिए पर हेड जो है,
जो किसी की बनती है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो जितनी जितनी मौत हुई है वो लोगों को कंपनसेट करें, उनकी माली इमदाद करें। और अगर उनका कोई बेटी या बेटा तालीम याफ्ता है या मैट्रिक पास है और जिस लेवल की भी किसी के पास कोई तालीम है, उसकी उसको जॉब दिलवाएं और बंदों को जो जितने लोग फौत हुए हैं उनको पर हेड के हिसाब से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाना चाहिए। मैं तो ये अर्ज करूँ। ऑलराइट जी मैडम सैयद, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अपना माइक अनम्यूट करिएगा और फिर इस पे अपना नुक्ता नज़र पेश करिएगा। ये जो वाक़या हुआ दरियाई सवात वाला, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी और वहाँ पे घंटों वो लोग बेयारो मददगार मुंतज़िर रहे रियासत के कि रियासत माँ बनने का अपना जो फ़र्ज़ है उसको निभाए, लेकिन बदकिस्मती के साथ रियासत माँ नहीं बन पाई। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी सारे से। जी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हमजा। अच्छा, ये आपने जो सवाल किया है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि रियासत माँ होती है और बिल्कुल ऐसा है कि बहुत अफसोसनाक हादसा है जिस पर पूरे पाकिस्तान को बहुत सदमा है कि वो लोग जो खुशी खुशी वहाँ पर सैर करने गए थे, वहाँ पर ये इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया। लेकिन थोड़ी सी मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं बड़ी बैलेंस बात करती हूँ कि बात यह है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक तो ये कि हेलीकॉप्टर की जो बात हो रही है कि वहाँ से इसको बुलाया जा सकता था, उसको बुलाया जा सकता था। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि वहाँ पहाड़ी इलाकों में जो इस तरह की एकदम से रेला आता है, जो ग्लेशियर्स पे गलते हैं, तो वो इतनी तेजी से आता है कि उसके आने का इवन जो होटल्स थे वहाँ पर साथ में उनको भी बिल्कुल पता नहीं था कि एकदम से वो रेला आ जाएगा। ये एकदम से आता है और अपने साथ इतनी तेजी से आता है और इतना बड़ा होता है और अपने साथ इतना झाड़ झंकार और साथ में दरख्त बड़े बड़े, वो सब कुछ लेकर आता है। 11 22 आई थी, बिल्कुल आई थी, लेकिन इतने बड़े बड़े उसके साथ दरख्त थे और इतना तेज वो रेला और इतना अचानक आया, क्योंकि टाइम का ज्यादा इशू था कि इतने कम वक्त में हो नहीं सका। वो जो रेस्क्यू था वो आई जरूर थी और वो रेला इतना बड़ा था कि ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी जगह पर लोग फंसे हैं। मतलब 11 22 ने और बाकी भी जो उनकी रेस्क्यू टीम्स थी, इन लोगों ने कोई 150-200 के करीब लोगों को बचाया है। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं बचाया, मुख्तलिफ जगहों पर वहां पर लोगों को बचाया गया है। लेकिन ये लोग जो थे यहाँ पर, ये ऐसी जगह पर थे और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यहाँ से जो हेलीकॉप्टर भी आ सकता था, लेकिन घंटे का तो फ्लाइट टाइम था। हेलीकॉप्टर जो थे वो पेशावर में थे और वहां से या शायद सवात में थे, लेकिन वहां से जो भी मुझे पता लगा है वो ये है कि घंटे का तो फ्लाइट टाइम था। इतनी देर में, जितनी देर में उनको पता लगता और जब तक वो हेलीकॉप्टर आता, वो काम हो चुका था। तो ये होटल सारे सील कर दिए गए हैं, बहुत से लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं और मजीद कार्रवाई की तरफ से जो है वो अलर्ट जारी कर दिया जाता है इस तरह की सूरत हाल में। तो इस तरह के इक़दामात वहां पे नहीं थे, उसके सराउंडिंग एरियाज में लोगों को जो है वो इसके हवाले से अलर्ट नहीं किया गया था कि ये इस तरह के सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कई जगहों पर इस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं और उसके सराउंडिंग सर्कल में जितने भी लोग होते हैं उनको दूर रहने की जो है वो हिदायत जारी कर दी जाती हैं। जी बिल्कुल कर दी जाती हैं और ये जो सारे होटल्स इसीलिए सारे वहाँ पर सील किए गए हैं क्योंकि ये इलीगली वहाँ पर बनाए गए थे और ये वो वाले होटल्स थे जो कि पुराने नहीं होते। ये इन्होंने अभी रिसेंटली बनाए थे, चारपाइयाँ डाल दी और वहाँ पर अपना चूल्हा लेकर बैठ गए और जो भी, क्योंकि इनको पता है कि ये टूरिस्ट टाइम है और यहाँ पे टूरिस्ट इस टाइम पे आएंगे, तो ये सब इलीगली थे वहाँ पर और इनको फौरी तौर पे सील कर दिया गया है और मजीद कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन एक्चुअली जो कुदरती आफात होती हैं ये कभी कभी इतनी तेजी से आती हैं कि किसी इंसान का उस पर बस नहीं होता। लेकिन बहरहाल बहुत सी एक दो चीजें जो है, देखें हुकूमत जो है पंजाब में तो हुकूमत इनकी है, ठीक है, KPK में उनकी थी। हम इस वक्त ब्लेम गेम नहीं खेल रहे क्योंकि ब्लेम गेम खेलेंगे तो उससे का कोई फायदा नहीं है। अभी सलमान अकरम राजा साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं वो भी डस्का में उनकी फैमिली के घर गए हैं अफसोस करने। लेकिन एक अफसोस हुआ कि कल वजीर मुमलिकत थे हुज़ैफा रहमान साहब और अता तारड़ साहब, तो वो प्रेस टॉक की उन्होंने TV के ऊपर और इसी मामले के ऊपर सवाल किए और अपनी तरफ से मतलब वो अफसोस ही कर रहे थे। लेकिन आई डोंट नो कि उनको सिर्फ तनकीद करने के लिए वहां बिठाया गया था कि वो इस बात पर बहुत खिलखिला रहे थे और बहुत हंस रहे थे, हालांकि वो अफसोस का वक्त
था और उनको इस वक्त क्योंकि केपी पर तनकीद करने का मौका मिल गया था और ब्लेम गेम का मौका मिल गया था, तो वो रवैया भी उनका ठीक नहीं था। इसके अलावा देखें ना, ब्लेम गेम तो हम भी इस वक्त चाहें तो कि 20 जाने पाकपतन में गई, पाकपतन तो पंजाब में है जहां आपकी अपनी हुकूमत है, निश्तर हॉस्पिटल में डायलिसिस के मरीजों को एड्स हो रही है, वहां पर आपने क्या किया है? इन मामलात में आपकी मुजरिमाना खामोशी है और आप बस इन बातों पर ब्लेम गेम खेलने का ना तो मेरा ख्याल है अब टाइम है और मेरा ख्याल है अब इस वक्त सिर्फ थोड़ी सी तमाम पार्टीज को मिलजुल कर और जरा थोड़ी सेंसिबली रिएक्ट करने की जरूरत है ताकि इस मुल्क को आगे चलाया जा सके जो इस वक्त मुल्क के हालात हो रहे हैं। जी बाजवा साहब क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के और भी वाकयात पंजाब में भी रूनुमा होते हैं। ठीक है, ये एक कुदरती आफत है और डेफिनेटली इसमें आवाम जो है वो भी साथ खड़े होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से रियासत जो है वो किसी भी वजह के से आवाम के साथ, उन एक ही ख़ानदान के अफराद के साथ खड़े नहीं हो पाए। और माजी में हमने देखा कि हर सूबे में कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए। अगर आज के इस दौर में भी हम अपने शहरियों को, कीमती जानों को भी रेस्क्यू करने में नाकाम रहते हैं और हम खुद को कंपेयर करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, जहां पर जानवर को भी डूबने से बचाने के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन थ्रू हेलीकॉप्टर्स किए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल भट्टी साहब, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट के केपी के हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, किसी कोई सूबाई गवर्नमेंट हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर इस किस्म के वाकयात हों तो उसको कंट्रोल किया जाए, उनको लोगों को फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाए और उसके बाद कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं, कुछ ऐसी कानून साजी की जाए कि लोग जो है वहां पे ना जा सकें। मिसाल के तौर पे पंजाब में या दूसरे सूबों में भी जब गर्मियों का मौसम होता है तो गवर्नमेंट जो है हमेशा 144 की जो है वो इन्फोर्समेंट करवा देती है कि दफा 144 है जी, आप नहर में नहीं नहा सकते। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो मना नहीं होते, ये दुरुस्त है। लेकिन लोग मना नहीं होते तो इसके लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करें, वहां पे इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि लोग वहां पे जा ना सकें। एक बात। दूसरी बात जो मैंने इससे पहले भी आपके ही सेगमेंट में अर्ज की, देखें, हमने बहुत बातें कर ली, हमने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम कर दिया, उन्होंने कहा पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वो हंसने लगे, वो ऐसी बात कर ली, मैंने कहा ये हो गया वो हो गया। मैंने किसी की जाती बात नहीं की सर, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ और मुझे हमें ये जनरल बात करनी चाहिए अपने अवाम को बचाने के लिए और उनके आंसू पोंछने के लिए। क्या साहब, आपके चूंकि इलाके के वो लोग थे, अब तक आपकी रसाई हुई उनके घर तक? क्या सर, मैंने तो सबके जनाजे भी पढ़े हैं। क्या सूरत हाल थी, क्या कैफियत थी उनकी? मैं क्या आपको बता सकता हूँ। एक शख्स है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक तंजीम है हमारी, उसमें उसका नाम जो है वो मोहसन है, जिसकी 4 बेटियां फौत हुई हैं। उसकी बेटी ही थी, बेटा नहीं था। अल्लाह अकबर। और वो बेचारा कोई 25,000 रुपए 22,000 रुपए, मेरे ख्याल 22,000 रुपए उसकी एक हमारी डस्के की तंजीम है, उसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया हुआ है, फलाई तंजीम है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं। वो वहां पे बेचारा क्लर्की करता है और उसकी 4 बेटियां हैं। तो मैं ये समझता हूँ, ठीक है, हमने बड़ी बातें कर ली, हमने बड़ा क्रिटिसाइज कर लिया, अब का या ये प्रोग्राम फायदा है। हम नंबर तो यहाँ पे बना रहे हैं सब लोग बैठ के, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ केपी के उन लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा जैसे जाएगा, क्योंकि दूसरे सूबे के लोग वहां पे जाके वफात पा गए हैं, फौत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, जो भी आप कह लें, तो उनके बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन यकीन करें कि वो आज भी, मैं रोजाना तीनों के जनाजे, 3 जगह पे जनाजे हुए थे उस दिन उन लोगों के, एक समड़ा रोड पे, एक कॉलेज रोड पे और एक दारुल उलूम मदनिया डस्का कलाम में। तीनों के ऊपर मैंने जनाजे भी पढ़े हैं, कल भी गया था, आज भी एक हमारे MLA हैं उनके साथ में गया और डस्का कलाम भी गया, दूसरी जगह भी गया, कॉलेज रोड पे। अभी गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर पंजाब भी आए हुए थे, मैं उस वक्त भी वहीं पे था।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके आंसू पहुंचने चाहिए सर। मेरी बातों से, मेरी अल्फाजी से कुछ नहीं होगा। एसी को सस्पेंड कर दिया, डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया। ये तो आगे आने वाली चीजों से जो है वो उनसे रोकथाम के लिए इकदाम है। नहीं रोकथाम करें और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करें सर। किसी का कुछ बेचारे का, उनका तो सारा दुनिया देर हो गई है ना वो। तो इसलिए क्या ये कानून में नहीं है? क्या गवर्नमेंट ऑफ केपी के उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकती? सर जरूर कर सकती है। मैं आपके तवसत से और जो हमारी बहन बैठी हुई है उनसे भी कहूंगा कि अगर आपकी वहां तक तल्लुकात हो या आपका किसी भी लेवल पे, आप भी, मैं भट्टी साहब आपसे भी कहूंगा कि आप एक बहुत अच्छी सी ये प्रोग्राम जो किया है इसको उनको फॉरवर्ड करें और सीएम केपी के से रिक्वेस्ट करें कि यार आप उन लोगों के आंसू पूछें और उनकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर दें। अदरवाइज प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं। बाजवा साहब जरूर इस पे डेफिनेटली आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं, वफाक गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उसकी भी जिम्मेदारी है और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है उसकी भी जिम्मेदारी, आप इसको कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से उनके गम में शरीक हो जाएं और उनके नुकसान का डेफिनेटली किसी भी तरीके से अजाला नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि उनकी माली मुश्किलात हैं तो डेफिनेटली उसको प्रायोरिटी में रख के रियासत को इधर ही मां बन जाना चाहिए। सारा अली सैयद साहबा, आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पे एक और बम गिराने की तैयारी कर ली है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इम्कान सामने आ रहा है और इजाफा भी 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया इम्कान नहीं आ रहा, 15 रुपए तक का इजाफा सामने आ रहा है और 11 रुपए तक डीजल में, 15 रुपए तक जो है वो पेट्रोल में। तो अगर इस जो ये ज़राए के मुताबिक चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पे अमल दरामद हो जाता है, देन व्हाट? क्या पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल रहा है? क्या पाकिस्तान के अवाम को सहूलियात दी जा रही हैं मौजूदा सेटअप की तरफ से? गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और अब पेट्रोल जो है उसकी तरफ भी हुकूमत वक्त आगे जी बिल्कुल। देखिए, ये 1 जुलाई से इन्होंने गैस, घरेलू गैस जो है उसके चार्जेस में भी इजाफा कर दिया है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के जो फिक्स चार्जेस हैं वो 200 से 350 रुपए कर दिए गए हैं, जो कि गरीब आवाम की जेबों पर सीधा हमला है। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के चार्जेस जो हैं वो 500 से लेकर 4200 रुपए तक कर दिए गए हैं, जिससे जाहिर है लाखों हमारे जो मतवसत घराने हैं वो शदीद मुतासिर होंगे। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग के बाद और अब ये देखिए पेट्रोलियम मसनूआत का मैं देख रही थी अभी के 15 रुपए फी लीटर बढ़ने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 15 रुपए 1 पैसे तक बढ़ेगी। पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा और जो करंट प्राइस है पेट्रोल की वो 258.43 पर लीटर है और हाई स्पीड डीजल जो है वो 262.59 पर लीटर है। यानी ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा प्राइसेस हैं और अभी इनका मजीद इजाफा इसमें होगा। जो कार्बन लेवी है उसका भी 2.2 और 50 पैसे बढ़ेगा, तो जो बजट पास किया गया है उसमें। तो ये तो आवाम के साथ जो इतनी ज्यादती है। अब देखिए, हुकूमत एक तरफ तो IMF की खुशनुदी के लिए इकदाम कर रही है, दूसरी तरफ आवाम को रिलीफ देने के बजाय टैक्सेस और बिलों के जरिए उनको लूटा जा रहा है। और ये जालिमाना, ये मेरा तो यही मुतालबा है हुकूमत से कि जालिमाना इजाफा फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा महंगाई है। और अभी जो आपने बजट पेश किया है, तो उस बजट में आपने ज्यादातर तो जनाब अपने लिए ही सोचा है, आपने आवाम के लिए तो सोचा ही नहीं है बिल्कुल। आपने ज्यादातर बजट अपनी PM हाउस के डिस्पेंसरी के लिए आपने 1.5 करोड़ रुपया रख लिया, PM हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़, बागीचे के लिए 4.5 करोड़ और PM अतियात के लिए 22 करोड़, दौरों के लिए 60 लाख, वुज़राए मुमलिकत और वफाकी वुज़रा के लिए 50 करोड़, PM के मुशीरों के लिए अलग 6 करोड़, PM के मुआवनीन खुसूसी के लिए अलग। तो मतलब ये आप लोगों ने तो अपने लिए बजट बनाया है, इसमें आवाम कहाँ नजर आ रही है? इसमें आवाम कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऑलरेडी आवाम का बहुत बुरा हाल है। सुप्रीम कोर्ट में आपने बजट में आपने अलग से इजाफा किया है। इससे पहले आप लोगों ने दी थी अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दी थी और ये आपने हवाले कर दी थी औरंगजेब साहब के, उनको नीदरलैंड से स्पेशली बुलाया किया गया था और मेरा ख्याल है उनको ये टारगेट आप लोगों ने खास तौर से दिया था कि यार किसी भी
तरह से कुछ भी कर लो, मगर हमारे जो है ग्रोथ रेट हमारा ऊपर दिखाओ इन 3 सालों का, चाहे कुछ भी कर लो। अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये एक रिडिकुलस सी हरकत की उन्होंने कि ज़राअत की ग्रोथ को, क्योंकि उनको टारगेट दिया गया था कि आपने ऊपर दिखाना है, उन्होंने ज़राअत की ग्रोथ को ऊपर दिखाने के लिए लाइव स्टॉक को चुना, क्योंकि गंदम, कपास, मकई, गन्ना, चावल की ग्रोथ तो माइनस में रही, उसको तो वो दिखा नहीं सकते थे। तो और ज़राअत की ग्रोथ 0.6% दिखाई, लेकिन पता नहीं ये भी गलत दिखाई, ये भी फॉर्म 47 के आधार दिखाए। लेकिन बहरहाल ज़राअत की ग्रोथ में जो उन्होंने 0.6% इजाफा दिखाया, ये इन्होंने लाइव स्टॉक से लिया और इसमें ये शो किया कि 30 लाख मवेशियों में इजाफे से ये इजाफा है, मतलब ये जो ग्रोथ आई है वो आई है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, ये मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रही, आप बेशक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में पेज नंबर 28 टेबल 2.5 में देख लीजिए कि मवेशियों की तादाद में 36 लाख इजाफा दिखाया। फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं मैडम सैयद जी। अब ये कौन अक्लमंद ये बताएगा कि बछड़े, कट्टे और गधे कौन गिनता रहा है कि इनकी तादाद में इतना सारा आपने इजाफा दिखा दिया है। किसानों की सबसे अहम फसल में पिछले साल की निस्बत 13% की गिरावट है। तो मतलब ये, और आपको पता है कि हमारा 37% लोगों का रोजगार जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। तो आज किसान के पास खाद, बीज और कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि किसान जो होता है वो जब फसल उगाता है तो वो हर चीज उधार पे लेता है और उस फसल जो पैसे आते हैं वो बाद में उनसे अपना उधार पूरा करता है। आज वो बिजली के, डीजल के बिल नहीं दे सकता, बेटियों की शादी नहीं कर सकता, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। तो ये तो आपने इतना फजूल सी आपने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की, इसमें फॉर्म 47 के सारे आपने आदादो शुमार दिखाए और उसके बाद आपने ये बजट पेश किया जिसमें आवाम कहीं भी नहीं थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग थे, आप लोगों के अपने फायदे थे और आप लोगों की अपनी चीजें थी। हर चीज आपने महंगी कर दी और पीटीआई की हुकूमत में जब आप खत्म हुई है तो उस पर कुल कर्जा था 34,000 अरब रुपए का, जो अब 75,000 अरब हो गया है। 3 साल में आपने 31,000 अरब कर्जा लिया है। अभी किस पर खर्च किया है? अवाम पर तो कोई खर्च नहीं हुआ। ये भी सनतों में आपने। बाजवा साहब से जानना चाहूंगा, बाजवा साहब क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पे ये सारी चीजें बनती हैं? फॉर्म 47 के मुताबिक आप एदादो शुमार जारी कर देते हैं और ये कर्जा इतना ज्यादा लिया है, पाकिस्तान के अवाम से जो है वो चार्जेस जो है वो टैक्स की बात में और इस तरह के महंगाई की सूरत हाल में लिए जा रहे हैं, तो ये कर्जा कहाँ जा रहा है? ये जो अपने मशीरान और पर्सनल सेक्रेटरीज और दीगर लोगों के लिए ये इजाफे किए गए। देखिए, पहली बात मैं ये अर्ज करूंगा कि जब 2018 में गवर्नमेंट आई पीटीआई की और 18 से लेके 22 तक ये लोग रहे गवर्नमेंट में, अप्रोक्सीमेटली 4 साल, पौने 4 साल, ठीक है जी। मैं कोई बिल्कुल गलत बात नहीं करना चाहूंगा, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम है और सारी दुनिया में सुना जा रहा है और रिकॉर्ड पे रहेगा। मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ हमजा भट्टी साहब ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी बहन को भी ये गोश गुजार करना चाहूंगा कि जितना कर्ज 1947 के बाद 2018 तक लिया गया था ना, कोई 70 सालों में या कोई 68 सालों में, उतना कर्ज, उससे ज्यादा कर्ज पीटीआई की गवर्नमेंट ने उन 4 सालों में लिया था। नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं किसान की, जिम्मेदार की। देखें, ये बड़ा आसान है क्रिटिसाइज कर देना, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलां नहीं। बात तो ये है कि हमें आफ्टर इफेक्ट्स देखने चाहिए। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज ने अगर गंदम नहीं खरीदी, या मजबूरी ये थी कि जब उनकी गवर्नमेंट आई उससे पहले जो केयर टेकर थे उन्होंने गंदम जो है वो इंपोर्ट कर ली, इस वजह से जिमींदारों से गंदम खरीदी नहीं जा सकी, जिस वजह से ये दुरुस्त बात है कि जिमींदार नाराज है और उसको इकट्ठे तौर पे वो इतनी पेमेंट नहीं मिल सकी। उसमें परेशानी है जिमींदार के लिए, किसान वाकयातन परेशान है। लेकिन मरियम नवाज साहब ने क्या किया, उन्होंने एक स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम और एक डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर किया। उसमें उन्होंने 1000 ट्रैक्टर जो हैं वो इंपोर्ट किए चाइना से और उनको ये लोगों को, जिमींदारों को फ्री ऑफ कास्ट दिया। नंबर 1। नंबर 2, बाजवा साहब कितने किए? 1000 में। बाजवा साहब, पंजाब का सूबा कितने तादाद पर मुश्तमिल है? मैं मेरी बात सुन ले, मैं मुझे लेट मी कंप्लीट सर। मैं उसके बाद ये लाइन में है, उसके बाद इंपोर्ट हो रहे हैं वो भी देंगे।
अभी तक वो 10,000 मशीनरी जो सुपर सीडर है, जो राइस की कटाई के बाद जब गंदम काश्त की जाती है तो उसके लिए एक 13.5 लाख रुपए की मशीन है, जिसमें 70% जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और 30% पैसे जो है वो जिम्मेदार देगा। ये सब्सिडाइज्ड रेट्स पे गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। उसके अलावा मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ, अगर गंदम का रेट कम हुआ है तो गंदम के बीज का रेट भी कम हुआ है, खाद जो है वो भी नहीं बढ़ाई गई, और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी कीमतें भी पहले से बहुत ज्यादा कम हुई हैं। और अगर गंदम खरीदी नहीं गई, इसमें दुरुस्त है कि किसान परेशान है, लेकिन आपके इल्म में है कि 25 रुपए की रोटी अब आम आदमी को 10-12 रुपए 15 रुपए में मिल रही है। मैं ज्यादा नहीं बात करता ये बात। दूसरी बात कि इन्होंने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने करप्शन की है, ये अपनी सैलरीज बढ़ाई हैं, इतने पैसे रख लिए, इतने करोड़ों, ये जो करोड़ों रखे गए हैं ये हर साल ये जो उनकी सैलरीज हैं, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो चाहे PTI की हो, ये लोग जो हैं क्या इनके जो MNAs MPAs और ये जो मुआवनीन खसूसी थे क्या वो सैलरीज नहीं लेते थे? सब लोग विथड्रा करते थे। और अगर एक बात मैं अर्ज कर दूं, इन्होंने कहा कि जी इन लोगों की सैलरी, मैं ये इसके मतलब कैटेगोरिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि 5.5% के हिसाब से हमने इनकी सैलरीज बढ़ाई है गुज़िश्ता 10 साल के बाद। तो अगर आम आदमी की सैलरी जो है 10% या 15% या 20% तक बढ़ाती है गवर्नमेंट, लेकिन पॉलिटिशियंस की सिर्फ 5.5% के हिसाब से बढ़ाई गई है, लेकिन क्रिटिसाइज करना इनका हक है। अगर लैक ऑफ नॉलेज हो तो मैं उसका ये इसके गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, मैं अर्ज करता हूँ, मैं बिल्कुल मैं एक प्रोग्राम आपने मुझे ये एक सेगमेंट, अच्छा देखें आप, अगर देखें तो जो रेट्स हैं गैस के, इसकी वजह से एक जो सर्कुलर डेट है गैस का वो बहुत ज्यादा हो गया है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है गैस, और उसके एवज गवर्नमेंट बहुत सस्ते रेट्स पे अवाम को जो है ना वो सप्लाई कर रहे हैं लोएस्ट रेट पे। लेकिन रेट कब बढ़ा है? जब हम कतर से या दीगर ममालिक से गैस को इंपोर्ट करते हैं, और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में रेट्स का फर्क पड़ा है। ये जो जंग हुई है या यूक्रेन की और रशिया की जंग है, उसके बाद से रेट्स बढ़ने शुरू हुए हैं, और अगर हम रेट ना बढ़ाएं तो सर्कुलर डेट इतना बढ़ सकता है कि हमें फिर अपने पाकिस्तान के करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। इसलिए गवर्नमेंट ये समझती है। जी मैडम सैयद, आपसे जानना चाहूंगा, बाजवा साहब तो कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह की चीजों को देखकर ये चीजें की जा रही हैं और ये मजबूरन किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माजी में यही कहती थी, लेकिन मौजूदा बरसरे इक़्तिदार जमातें जो हैं वो सुनने से कासिर नजर आती थी। पार्लियामेंटेरियंस पंजाब के कुछ उनको 15 इजलासों के लिए मुअत्तली का सामना करना पड़ा है और जुर्मानों का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया है। उसको किस तरह से देखती हैं? और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है। ये भी हर तरफ जो है वो मरियम नवाज साहबा का नाम सामने आ रहा है, तो क्या इसको किस तरह से देखेंगी, क्या कहना चाहेंगी? टाइम कम है, बाजवा साहब का भी मौक़िफ़ लूंगा आपके बाद, पहले आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये 26 PTI के अरकान जो थे हमारे पंजाब असम्बली के, उनको 15 इजलासों से बाहर कर दिया गया और ये उस जुर्म की सजा दी गई कि वो पंजाब असम्बली में मरियम नवाज के खिलाफ नारे लगा रहे थे और एहतजाज कर रहे थे। यानी गोया ऐवान में अब सिर्फ वही बोल सकता है जो दरबार को पसंद आए। तो अपोजिशन को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया और धकेला गया बाहर। असम्बली के दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बुच्चर समेत कई अरकान को जबरदस्ती बाहर रखा गया। ये एक इंसल्ट है, न सिर्फ आईनी रिवायात की पामाली है बल्कि अवामी नुमाइंदगी की भी तौहीन है कि आप हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को इस तरह से बाहर निकाल देंगे। स्पीकर का दूसरा ये कि स्पीकर का किरदार जो है वो स्पीकर का किरदार नहीं लगता, वो एक हुकूमती तर्जुमान का किरदार ज्यादा लगता है। उनका रवैया जो है वो जानिबदारी की गवाही देता है। उनकी जबान, लबो लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फैसले इस तासुर को देते हैं जैसे कि वो गैर जानिबदार निगहबान नहीं है बल्कि वो मुस्लिम लीग के तर्जुमान हैं और बन चुके हैं पूरे। और ये हमें आवाज उठाने की कीमत जो है वो ये लगाई, इसी पर इन्होंने बस नहीं किया
किया बल्कि पीटीआई के मजीद 10 अरकान पर 2 करोड़ से जायद जुर्माने लगा दिए और उनको ये धमकी दी गई कि अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर उनकी वार्निंग दी गई कि अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर ये जुर्माने अदा ना किए तो आपके खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तो ये इक़दाम अपोजिशन को माली और सियासी तौर पर बिल्कुल पैरालाइज करने की एक कोशिश है और क्या कहा जा सकता है इसको कि जमहूरियत को बंदूक की नोक पर आप खामोश करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इख्तलाफ भी नहीं किया जा सकता किसी से। ऑलराइट मैडम सैयद, ये और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वाला इस पे करते हुए बताइएगा। जी 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 ये जो आपने मुझसे सवाल किया इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि मैं एक वो पढ़ रही थी कि एक वो होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। ये हमारी गवर्नमेंट को ना वो बीमारी है, हमारी वजीर आला को एक्चुअली ये बीमारी है, लेकिन मुझे लगता है ये बीमारी लगने वाली बीमारी है क्योंकि अब ये हमारे वजीर आला से लगकर उनके वज़रा को भी लग गई। उसमें ये होता है कि खुद पसंदी बहुत ज्यादा होती है, बढ़ा चढ़ाकर खुद को बहुत अहम दिखाना, तारीफ और तौसीफ की शदीद ख्वाहिश और हमदर्दी की कमी यानी दूसरों के जज्बात को बिल्कुल निगलेक्ट कर देना, उनका एहसास ना करना और आला मकाम अपने आप को बहुत दूसरों से बढ़कर समझना और तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त ना करना। तो इसके लिए माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए पहले तो सबसे पहले। जी बाजवा साहब आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे अगर आप पार्लियामेंट में बैठे हों 15 रोज के लिए 15 इजलासों के लिए आपको भी मौतली का सामना करना पड़े और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, क्या करेंगे, कैसे अदा किया जा सकता है? आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं अर्ज करूं जी, जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, वो बड़े सीजनड और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बड़े 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 धीमे मिजाज के और ठंडे मिजाज के शख्स हैं। उन्होंने जो भी काम किया है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक किया है। नंबर 1। नंबर 2, जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए आने वाले सालों में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार हो, आपके साथ ऐसा हो, देन व्हाट? भट्टी साहब बात सुने, जमहूरियत में आपको असेंबली में तकरीर करने की इजाजत है, वहां पे आपको स्पीच करने की इजाजत है, फ्लोर के ऊपर आपको। बाजवा साहब जब खान साहब ने हल्फ उठाया था तो आपको याद है कि वो किस तरीके से, किस कंडीशंस में और किस सूरत हाल में मुझे सब याद है सर। मैं देखें, मैं भी मेंबर रहा हूँ, देखें इस तरह की बात नहीं है, सब चीजों का एक लिमिटेशन है, लेकिन अगर आप लिमिटेशन क्रॉस करेंगे तो फिर जो रूल्स बने हुए हैं वो तो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आने वाले दिनों में अगर आप पे भी इस तरह का जुर्माना हो तो वो फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा उसको ऐसे कामों का प्रिवेंटिव मेजर्स का सामना कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे और सारा अली सैयद एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल में जिसमें पाकिस्तान के अवाम ही पिसते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।